वेलकम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है सिम्बायोसिस। कल हमने पढ़ा था प्रेडेटर्स, प्री, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इंटरेक्शन इकोसिस्टम। कल हमने पढ़ा था इंटरेक्शन इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन इकोसिस्टम में हमने एग्जाम पढ़ी थी कंपटीशन, प्रेडेटर्स। अब हम नेक्स्ट उसकी टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है सिम्बायोसिस जी। सिम्बायोसिस आप लोग याद करें, आपने कभी 7th क्लास या उससे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं या दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और इन दोनों स्पीशीज़ को आपस में एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा होता है, यहाँ पे फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा होता। अब हम देखते हैं सिम्बायोसिस और उनकी टाइप्स। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान है। ठीक है, अब ये ध्यान में बात रखनी है कि इंडिविजुअल्स नहीं है, स्पीशीज़ है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान, दो इकसाम के दरमियान। इन विच दे लिव टुगेदर, जिसमें वो इकट्ठे रखते हैं फॉर शॉर्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा कम अरसे के लिए। सिम्बायोसिस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली पढ़ेंगे पैरासाइटिज्म। पैरासाइट से ही पता चल रहा है। पैरासाइट्स वो वाले कीड़े मकोड़े होते हैं जो जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के उससे खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न उसको हार्म करते हैं, उसको तक नुकसान पहुंचाते हैं। वो पैरासाइट्स होते हैं जी। हम पढ़ते हैं पैरासिटिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं। इन विच स्मॉलर पार्टनर पैरासाइट, जिसमें छोटा वाला जो पार्टनर होता है वो पैरासाइट होता है। ड्राई फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पैरासाइट। पार्टनर वो क्या करते हैं, छोटा वाला पार्टनर खाना और शेल्टर कहते हैं रहने की जगह को, लेता है लार्जर पार्टनर से एंड इन रिटर्न हार्म्स इट, और उसको नुकसान पहुंचाता है। होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट्स बट पैरासाइट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। कह रहे हैं कि होस्ट मतलब कि एक इंडिविजुअल जिसके अंदर कोई चीज़ रह रही है वो तो बगैर पैरासाइट के रह सकती है, लेकिन पैरासाइट कभी भी विदाउट होस्ट नहीं रहता। इन टेम्पररी पैरासाइटिज्म, कह रहे हैं आम पैरासाइटिज्म में, द पैरासाइट डिपेंड्स अप मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर पैरासाइट्स अपनी ज़िंदगी उस लाइफ साइकिल जो उधर डिपेंडेंट, उस ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं उसके उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर वो जिंदा है तो उसके साथ वो जिंदा रहेंगे, वो मर जाएगा तो पैरासाइट भी साथ ही मर जाएगा। ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल स्पेंट एज अ पैरासाइट। लीच, बेड बग, ये सब एग्जाम्पल हैं। लीच, बेड बग, मॉस्किटो आर कॉमन टेम्पररी पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन। ये थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए पैरासाइट्स हैं। कैसे? ये जैसे आपकी बॉडी के साथ टच होंगे लीच या बेड बग या मॉस्किटो, वो आप लोग आपसे खून निकालेंगे, खाना लेंगे और चले जाएंगे, वो टेम्पररी है। लेकिन इन परमानेंट पैरासिटिज्म, परमानेंट जो हमेशा के लिए रहते हैं, द पैरासाइट्स स्पेंड देयर होल लाइफ साइकिल इन एज पैरासाइट्स, पूरी जिंदगी में पैरासाइट रहते हैं। मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ऑल वायरसेस आर परमानेंट पैरासाइट्स। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके घर कर लेते हैं, वो परमानेंट पैरासाइट्स हैं। अब जैसे आप लोगों ने वेनम फिल्म काफ़ी बच्चों ने देखी होगी, वेनम आजकल बड़ी मशहूर फिल्म है। वेनम में क्या है, एक पैरासाइट होता है जो एक लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो लिविंग बॉडी उससे छीन ली जाए तो वो मर जाएगा, तो उसको सर्वाइव के लिए लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। पैरासाइट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं, एक्टो होता है, एंडो। एक्टो बाहर वाला, एंडो अंदर वाला। एक्टोपैरासाइट्स लिव आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, ऊपर ऊपर रहते हैं, गेट फूड फ्रॉम देयर, वहाँ से खाना लेते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। ऑल वायरसेस आर परमानेंट पैरासाइट्स, जबकि वायरसेस सारे परमानेंट हमेशा के लिए पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स एक्टो भी होते हैं, एंडो भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स लिव आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी एंड गेट फूड फ्रॉम देयर। मॉस्किटोज, अब बाहर वाले भी पैरासाइट के एग्जाम्पल है मॉस्किटो। लीचेस, लाइस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। अंदर रहने वाले जैसे कि लीचेस हो गई या लाइस जो हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स होती हैं जो इंसान की बॉडी के ऊपर रहती हैं। एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी, एंडो अंदर रहते हैं बॉडी के, डेड फूड एंड शेल्टर, खाना और शेल्टर लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवॉर्म, एस्टेरिस एंड अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर रहने वाले एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट है Endoparasites live inside the body of host and get food and shelter, bacteria, tapeworm, asterisk and amoeba. Some plants, अब कुछ इस तरह के पौधे हैं और parasites और on other plants, वो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, ग्रोथ पाते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल इन्हें दी हुई है। कस्कूटा, ऑल्सो कॉल्ड डोडर,
ये भी एक पैरासाइट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। पैरासाइट प्लांट्स ग्रो स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। पैरासाइट प्लांट्स के ऊपर खास किस्म की रूट्स होती हैं, होस्टोरिया, उन रूट्स को कहते हैं होस्टोरिया। और टू होस्ट बॉडी, वो जो इस बॉडी के ऊपर ग्रो करना होता है उसके ऊपर अपनी रूट्स घुसा देती हैं एंड सक द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और उनमें से खींच लेती हैं जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ होस्ट। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल से याद समझ आ रही है कि दो बंदों का आपस में कोई रिलेशनशिप होगा तो म्यूचुअल। इन दिस टाइप ऑफ सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स, जिसमें बहुत दोनों पार्टनर्स गेट बेनिफिट, इक्वल बेनिफिट होता है उनको, एंड नाइदर इज हार्म्ड, किसी को भी कोई खतरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल टर्माइट्स, जैसे जो सियोंक हम दरवाज़ों को खाती, लकड़ी खाती है, ईट वुड बट आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, लेकिन वो उसको हजम नहीं कर सकती। अब प्रोटोजोन लिव्स इन इट्स इंटेस्टाइन, उसके बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया, एक एल्जे रहता है जिसका नाम है प्रोटोजोन, ठीक है। उसके इंटेस्टाइन, उसके पेट के अंदर रहता है। इट सिक्रीट सेलुलेज एंजाइम, वो जब वुड खा लेता है, ठीक है, तो वुड के अंदर सेलुलोज होता है, उसको हजम करने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज, जो कि प्रोटोजोन के अंदर होता है। वो सेलुलेज रिलीज करते हैं ताकि सेलुलोज की डाइजेशन हो सके। इन रिटर्न द टर्माइट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द प्रोटोजोन। तो टर्माइट क्या करते हैं, उनको खाना और शेल्टर देते हैं इसके रिटर्न में कि वो सेलुलेज दे रहा है। द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, लिव इन एंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट्स का मतलब है जिनकी रूट्स बहुत मोटी होती हैं, थिक होती हैं। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसका नाम है राइजोबियम। वो रहता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनियस प्लांट्स, लाइक पी ग्राम, ठीक है। पी बोलते हैं मटर को, ग्राम दालों को। The bacteria obtain food and shelter from plants while in return they fix nitrogenous nitrogen into nitrates. अब ये रहा जोबियम, जो बैक्टीरिया क्या करता है, फूड और शेल्टर ले लेता है पौधे से और रिटर्न में इसको नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, या नाइट्रेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, जो ट्रिस्टिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। उसके बाद है कॉमेंसलिज्म। कॉमन कॉमन यहाँ पे कॉमनलिज्म की बात आ रही है। इन दिस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। इसमें एक पार्टनर को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना ही नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल एपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग विद अदर लार्जर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। सिर्फ जगह के लिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं कि उनको जगह नहीं मिल रही होती तो वो एपीफाइट्स उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हवा और मिनरल्स का, पानी और मिनरल्स एटमॉस्फेयर से लेके हैं, प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। द लार्जर प्लांट्स आर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म इन एनी वे। और जो बड़े पौधे होते हैं ना तो उनको कोई नुकसान होता है ना ही वो उनको कोई बेनिफिट होता है। सक्कर फिश, एक छोटी छोटी मछलियाँ, कभी आप लोगों ने नेशनल जियोग्राफी देखा हो तो बड़ी सी मछली के ऊपर छोटी छोटी मछलियाँ चिपकी हुई होती हैं, आपके साथ साथ चल रही होती हैं, वो सक्कर्स होती हैं। वो सक करती हैं उनके ऊपर से, अटैच टू द सर्फेस ऑफ द शार्क्स, शार्क्स के ऊपर अटैच होती हैं। दिस वे द शार्क प्रोवाइड ईजी ट्रांसपोर्ट टू द सक्कर फिश टू न्यू फीडिंग ग्राउंड्स। वहाँ से सक्कर फिश को वो क्या हेल्प करती है कि इस मतलब लेके जानी, शार्क बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है, बहुत स्पीड से चलती हैं। तो सक्कर फिश उनकी बॉडी के साथ जब अटैच हो जाती है तो शार्क उनको तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। न्यू फीडिंग ग्राउंड से वहाँ पे जाकर कुछ खा पी लेती हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है सिम्बायोसिस, ये एक स्पैरो की एग्जांपल है। और ना ये सामने एक छत्ता बना हुआ है, ठीक है, उसका मक्खियों का, शहद की मक्खियों का छत्ता है। एक छोटी सी स्पैरो और एक इस बैडजर, इस एनिमल का नाम है बैडजर। बैडजर जो है ना हनी खाता है। तो जब वो हनी कॉम्स जो होती है ना, अल्लाह ताला ने हनी कॉम्स इतनी मजबूत बनाई है कि बैडजर उसको खोल तो लेता है लेकिन उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना उस तरफ उसकी उंगलियां नहीं पहुंचती। तो वो स्पैरो आके क्या करती है, स्पैरो अब बताती है बैडजर को रास्ता उस जगह पे जाने का जहाँ पे हनी कॉम्ब होगा। स्पैरो कई दफ़ा क्या होता है कि बैडजर स्लो होता है तो स्पैरो रुक के उसका वेट भी कर लेती है कि बैडजर आएगा तो मैं आगे जाऊँगी। वो बैडजर को उस जगह पे पहुँचाती है जहाँ पे छत्ता होता है। वहाँ पे बैडजर उस छत्ते को खोल देता है और उसके अंदर जो उसके कंपार्टमेंट्स बने होते हैं छोटे छोटे कॉम्ब वाले, वहाँ पे वो अपनी चूंच मारती है, वहाँ से शहद बाहर निकलता है। ये स्पैरो भी खाती है और साथ में बैडजर भी खाता है। ये भी म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, उसकी सिम्बायोसिस एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम में जो बैलेंस तो है, अब उसका ह्यूमन पे क्या असर हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है। The interaction among organisms and between organisms and the biotic components of their environment produce steady and balanced ecosystem. ये एक balanced ecosystem है। Biogeochemical cycles also maintain the balanced ecosystem by recycling natural resources. कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए जो cycles हैं वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं ताकि नेचुरल रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाएं तो दोबारा बन जाएं।
सो दे डू नॉट डिप्लीट, वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। ह्यूमंस ट्राई टू मॉडिफाई इन्वायरमेंट, ह्यूमंस कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकें। कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्तों को काटी जा रही है टू फुलफिल देयर नीड्स, ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। दिस हैज़ अपसेट द डेलिकेट बैलेंस इन इकोसिस्टम, और इसने अच्छा नहीं किया, इसने बैलेंस इकोसिस्टम का अपसेट ख़राब कर दिया है, एंड नेचर एज वेल। अब हमने जो यहाँ जहाँ से याद करना स्टार्ट करना है वो सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, सूरज से अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन ज़मीन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं ग्रीन हाउस, ग्रीन वाले जो हम जाली लगा लेते हैं या शीशे होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो अंदर तो आने देती हैं शुआओं को लेकिन बाहर नहीं जाने देती सूरज की शुआओं को। तो जिसकी वजह से क्या होता है अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे वो पर्दा लगा होता है, जहाँ पे वो कपड़ा, यहाँ पे थोड़ी ग्लास लगा होता है, तो उस जगह पे हीट हो जाती है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये वाला पूरा सिलसिला पूरी दुनिया के ऊपर बन रहा है क्योंकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती जा रही है, दूसरी गैसेस की लेयर बनती जा रही है, तो शुआएं अंदर तो आ रही हैं सूरज की लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये पूरी समरी थी। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग में बताया क्या हुआ है। द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मीथेन, ओजोन। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए हमेशा, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और एमडी कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन एटमोसफेयर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दीज गैसेज रिमेन इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। कह रही है ये ज़्यादातर बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में अर्थ एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। डू नॉट अलाउ सोलर रेडिएशन टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस, और इस वजह से ये सोलर रेडिएशन, जो सूरज से रेडिएशन आ रही थी, शुआएं आ रही थी, उनको वापस नहीं जाने देती। एज ए रिजल्ट हीट रिमेन्स विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, इस वजह से गर्मी एटमॉस्फेयर दुनिया की एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, एंड इंक्रीजेज इस टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इन 1990 द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC. It provides scientific advice in the world leaders on issues like build-up of greenhouse gases and its prevention. कह रहे 1990 में यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका IPCC उसका नाम था। तो कह रहे हैं उन्होंने दुनिया के जितने भी सियासतदान थे उनको बुला के बताया कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं, इसको रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। अकॉर्डिंग टू IPCC, अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज 0.2% पर डेकेड इन द पास्ट 30 ईयर्स। कह रहे हैं कि उसके मुताबिक 0.2% बढ़ गया है। 1990 की बात है, अब 2024 चल रहा है, तो सोचें कितना ज़्यादा 30 ईयर्स पुरानी बात है। तो कितना ज़्यादा टू 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 करते हुए 50, अब हमारा जो डिग्री 55 तक पहुंच रहा है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फानी तोदे हैं वो पिघलते जा रहे हैं, देन फास्टर देन द टाइम टेकन फॉर न्यू आइस लेयर्स आर फॉर्म। कह रहे हैं कि नए बर्फानी तोदे बनने से पहले जो पुराने वाले हैं वो टूटते जा रहे हैं, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि नए दोबारा बन सकें। सी वाटर इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग कॉजेज सी लेवल्स टू राइज। जब बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं तो जो समंदरों का पानी है वो बढ़ता जा रहा है, सी लेवल राइज करते जा रहे हैं। ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स रिवर्स ओवरफ्लो कॉज फ्लड्स, इसकी वजह से बहुत सारे सैलाब आ रहे हैं। एसिड रेन भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। व्हेन रेन फॉल्स थ्रू पोल्यूटेड वाटर एयर, जैसे गंदी हवा के अंदर से बारिश नीचे आती है, कम अक्रॉस केमिकल्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन। दीज केमिकल्स इंट्रैक्ट विद वाटर वेपर्स, ये वाले केमिकल्स वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, निट्रिक एसिड बन जाता है, उसमें पानी जाने की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से। these acids remain as vapor at high temperature। तो कह रहे हैं तो ये इतने ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाता है, इससे एज टेम्परेचर फॉल्स, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, द एसिड बिगिन टू कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म एंड मिक्स विद रेन और स्नो। तो कह रहे थे जो एसिड होता है वो कंडेंस ठंडा होकर मिक्स कर जाता है रेन के साथ या बर्फ़ के साथ, ऑन द वे डाउन टू द अर्थ, जब तक वो नीचे आता है। दिस मेक्स रेन एसिडिक, इसकी वजह से हमारी बारिश एसिडिक होती है विद pH 3 to 6, pH उसकी 3 to 6 होती है, जबकि नॉर्मल 7 होती है जो होती है ना नॉन एसिडिक। तो एसिडिक 3 से 6 तक होती है, तो यही रेन हो रही है। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आर, जो एसिड रेन की जो बुराइयां हैं, इफेक्ट्स हैं, वो क्या है। एसिड रेन डिस्ट्रॉय द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ रिवर्स, ये न्यूट्रिएंट्स तबाह कर देते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। एंड लेक्स, इट ऑल्सो लोवर्स द pH ऑफ वाटर, पानी में तजाबियत कर रहा है, pH उसकी कम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव एट दिस pH, ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो नहीं जिंदा रह पा रहे इस pH की वजह से। एसिड रेन वॉशेज न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ सॉइल, एसिड रेन पानी के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल देते हैं। डैमेजेस द बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, बार्क बोलते हैं शाखों को, जो लकड़ी की बनी होती है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पत्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रूट हेयर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लीफ पिगमेंट क्लोरोफिल आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, लीफ पिगमेंट जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है एसिड रेन से।
मेटेलिक सरफेस एक्सपोज टू एसिड रेन, जो चीज़ें मेटल की बनी हुई हैं जब वो एसिड रेन के साथ मिलती हैं इजीली कोरोडेड, उनका जंग लग रहा है। फैब्रिक्स, पेपर, लेदर प्रोडक्ट्स लूज देयर मटेरियल स्ट्रेंथ, जितना भी कपड़ा है, पेपर है या फिर चमड़ा है, वो अपनी जो मेन रियल स्ट्रेंथ होता था वो लूज़ करता जा रहा है एसिड रेन की वजह से, और डिसइंटीग्रेट इजीली और आराम से ख़राब हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल सच एज लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, मार्बल जिसको हम कहते हैं, टाइल्स, डोलोमाइट्स, मोर्टार, ये सब पत्थरों की किस्में हैं, ठीक है। एंड स्लेट आर वीकेंड विद एसिड रेन्स, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं इन बारिशों की वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सलूबल कंपाउंड्स, क्यों इसमें इस तरह के कंपाउंड्स मिले होते हैं जो उनके साथ मिक्स होकर सलूबल हो जाते हैं, इनको खा लेते हैं। दस एसिड रेन इज़ डेंजरस फॉर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, इस वजह से जो पुरानी तामीरात हुई हुई हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बने हुए हैं, उनकी वजह से एसिड रेन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द बिल्डिंग ऑफ फेमस ताजमहल हैज़ बीन करोडेड एट मैनी प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ताजमहल जो है वो जंग लग गया उसको ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। आई होप सो आपको मेरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।